Audio Jungle. वेलकम टू हॉरर स्टूडियो। ये कहानी है आकाश और ऋषभ के बारे में। आकाश और ऋषभ बहुत ही अच्छे दोस्त थे और ये कॉलेज फ्रेंड थे। ऋषभ और आकाश के कॉलेज में एक नया स्टूडेंट आया था जिसका नाम सोनू था। सोनू काफ़ी अलग टाइप का लड़का था। वो न किसी से बात करता था, न किसी से मिलना जुलना पसंद करता था। अपने ही आप में मगन रहा करता था। एक दिन आकाश और ऋषभ उसके पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या भाई, तुम सिर्फ पढ़ाई करने के लिए आए हो, दोस्त वोस्त बनाने का इरादा है या नहीं है। सोनू बिना कुछ बोले और बिना ही उनके तरफ देखे हुए वो क्लास से बाहर चला जाता है। ऋषभ और आकाश को सोनू कुछ अजीब सा लगता है। आकाश कहता है, मुझे तो लगता है कि ये थोड़ा सा मेंटल है। लेकिन ऋषभ कहता है, क्यों ऐसी बातें करते हो, किसी को भी तुम जज कर लेते हो, तुम्हारी ये आदत बहुत ख़राब है जज करने वाली। ये कहकर वो भी अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन ऋषभ और आकाश फिर से सोनू के पास जाते हैं और ऋषभ सोनू से कहता है, यार मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें देखता हूँ कि तुम बिल्कुल भी अलग थलग अकेले ही रहते हो क्लासरूम में। चलो हमसे दोस्ती कर लो, हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। पता नहीं क्यों लेकिन सोनू मुस्कुराकर और उनसे हाथ मिला लेता है और इन तीनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। एक दिन की बात है कि सोनू का बर्थडे रहता है और आकाश और ऋषभ प्लान करते हैं कि सोनू को सरप्राइज़ देने उसके घर चलेंगे। बर्थडे के ठीक एक दिन पहले आकाश ऋषभ के घर जाता है और ऋषभ से कहता है, यार आज रात मैं तुम्हारे घर पे ही रुकूंगा क्योंकि हमें सुबह सुबह सोनू के घर पहुंचना है। ऋषभ के घर से सोनू का घर काफ़ी दूर था, तो आकाश ऋषभ के घर पे ही रुकने का इरादा करता है। ऋषभ उसे चाय ला करके देता है। ऋषभ और आकाश चाय पीते हुए आपस में बात करते हैं। ऋषभ के दूसरे रूम में ऋषभ के मम्मी पापा और उसके कुछ गेस्ट बैठे बातें कर रहे होते हैं। तभी ऋषभ आकाश से कहता है कि तुम बैठ के चाय पियो, मैं थोड़ा आता हूँ। आकाश के कानों में कुछ ऐसी बातें जाती हैं जिसे देखकर आकाश उठकर खड़ा हो जाता है। आकाश अपना चाय का कप लेकर दूसरे रूम में चला जाता है ऋषभ के मम्मी पापा के पास। अंकल, आप लोग क्या बातें कर रहे हैं? किस चीज़ के बारे में आप लोग बातें कर रहे हैं, मुझे भी जानना है। अंकल आंटी ऋषभ को देखने लगते हैं और कहते हैं, कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही हम कुछ डिस्कस कर रहे हैं। ये कौन है? ये हमारे पड़ोसी हैं, बगल वाले फ्लैट में रहते हैं। अच्छा, लेकिन मैंने तो कुछ सुना है कि आप किसी भूत प्रेत की बातें कर रहे थे। आप उसे क्यों छुपा रहे हैं? मैं इन चीज़ों में विश्वास नहीं करता हूँ, हो सकता है मैं आप लोग की कुछ मदद कर सकूँ। ऋषभ के पापा कहते हैं, नहीं आकाश, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन तभी उनके पड़ोसी आकाश से कहते हैं, हाँ बेटा, हमारे घर जो है हमने 6 महीना पहले यहाँ शिफ्ट किया है। लेकिन हमारे नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर में एक रूम है जो कि एकदम सामने, वो काफ़ी हॉन्टेड है। उस कमरे में कोई भी नहीं रह सकता। हमने बहुत कोशिश किया, काफ़ी तांत्रिक को, पंडित को दिखाया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तभी आकाश ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है, क्या मजाक कर रहे हो अंकल आप? आज के ज़माना में आप भूत प्रेत और ये सब की बातें करते हो? चलो हटो, ऐसा कुछ नहीं होता। तभी पड़ोस की जो आंटी रहती हैं उनको गुस्सा आ जाता है और वो आकाश से कहती हैं, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम एक रात उसी कमरे में गुजार कर दिखाओ। ये बात ऋषभ के मम्मी पापा को थोड़ा अजीब लगता है और वो कुछ नहीं कहते। तभी वहाँ ऋषभ आ जाता है और ये बातें सुनकर कहता है, अरे आंटी, इसे तो मजाक करने की आदत है। अरे चल यार, हम चलते हैं यहाँ से, अपने रूम में बैठते हैं। आकाश, नहीं, आंटी ठीक कह रही हैं, मैं इन्हें उस रूम में रुक कर के दिखाऊंगा और मैं इन्हें प्रूव करूंगा कि भूत वगैरह कुछ भी नहीं होता है, ये इनका भ्रम है। तभी ऋषभ के पापा भी आकाश को मना करते हैं कि बेटा, इन सब चीज़ों के बारे में कुछ गलत नहीं कहना चाहिए। कब की चीज़ें कौन सा रूप ले लेती हैं किसी को भी नहीं पता। लेकिन आकाश उनसे भी बहुत ही रूड तरीके से बात करता है और कहता है, क्या अंकल,
आप भी इतने पढ़े लिखे होकर के इन बातों पर विश्वास करते हैं। चलो कोई बात नहीं, आपके कहने पर मैं आज रात उसी कमरे में आप लोग की ये प्रॉब्लम सॉल्व करके ही दिखाऊंगा और मैं प्रूव करूंगा कि भूत वगैरह कुछ भी नहीं होता। बस क्या था, आकाश ऋषभ से कहता है, यार तू तो मेरा दोस्त है, तो तू तो मेरे साथ चलेगा ही रहने के लिए। ऋषभ आकाश को समझाता है, क्या यार तू भी ना मजाक मजाक में तू सीरियस हो गया। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, चल मुझे वहाँ रहना है, मुझे भी देखना है कि ये भूत चुड़ैल होती कैसी हैं। चलो मेरे साथ चलो ऋषभ। ऋषभ बेचारा करता तो क्या करता, दोस्त था, दोस्ती तो निभानी ही पड़ेगी। ऋषभ आकाश के साथ उसी कमरे में अंकल आंटी के साथ जाता है। तभी अंकल आकाश और ऋषभ को बताते हैं कि बेटा ये ग्राउंड फ्लोर का पहला कमरा जो है यही हॉन्टेड है और आधी रात को इनमें से अजीब अजीब सी आवाज़ें आती हैं और यहाँ कोई भी नहीं ठहरता। हम ऊपर वाले कमरे में रहेंगे। इस कमरे की 2 गेट है, एक ये मेन गेट जहाँ से तुम जाओगे और पीछे का गेट जो कि चाहे जो भी हो जाए वो हम कभी भी नहीं खोलते। आकाश कहता है, अंकल आप ज़रा सा भी टेंशन नहीं लें, आप बिंदास अपने कमरे में जाएं, खाएं पिएं और सोएं। हम यहाँ पे रह लेंगे, आपको घबराने की बात नहीं है। बहुत ही ईगो और एटीट्यूड के साथ आकाश अंकल आंटी से कहकर उस कमरे में ऋषभ के साथ चला जाता है। उस कमरे में जाने के बाद आकाश कहता है, बाहर से तो इतना बेहतरीन बनाया हुआ है मकान, पता नहीं इस कमरे में ऐसा क्यों रखा हुआ है। उस कमरे में कुछ भी नहीं होता है। उस कमरे में सिर्फ एक मटका, एक फोल्डिंग बेड और एक लैम्प, बाकी वो कमरा बिल्कुल भी खाली रहता है। ऋषभ को और आकाश को ये कमरा एंटर करते के ही साथ कुछ अजीब सा लगता है। आकाश ऋषभ से कहता है, यार मुझे तो यहाँ भूत चुड़ैलों का नहीं कोई और ही मामला लगता है, पता नहीं अंकल आंटी ने इस कमरे को ऐसा क्यों रखा हुआ है। तभी ऋषभ और आकाश उस कमरे से निकलकर उस बूढ़े अंकल के पास जाता है और कहता है, जब वो उनके कमरे में ऊपर पहुंचता है तो ऊपर वाले फ्लोर का जो इंटीरियर देखकर आकाश कहता है, वाह क्या बेहतरीन इंटीरियर आपने बनाया है अंकल, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि आपने नीचे वाले कमरे में कुछ भी इंटीरियर या फर्नीचर्स वगैरह नहीं रखवाया है, ऐसा क्यों। अंकल का जवाब आता है सामने से, बेटा मैंने आपसे पहले भी कहा है कि उस कमरे में कोई रहता है। हमने भी पहले काफ़ी कोशिश किया था कि उस कमरे में अच्छे से फर्नीचर या इंटीरियर वगैरह अच्छा से सेट करवा दूं, लेकिन उस कमरे में वो चीज़ ये सब चीज़ें रहने ही नहीं देती। उस कमरे में जो भी जाता है वो एक रात गुजार नहीं पाता। अब तुम यहाँ आए हो, अब तुम देखो कि तुम्हारे साथ क्या होता है। आकाश ज़ोर से हंसता हुआ, अरे अंकल आप फिर क्या मुझे डरा रहे हो या मेरी फिरकी ले रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है हम जा रहे हैं नीचे, बस मैं यही पूछने के लिए आया था। ऋषभ और आकाश दोनों नीचे चले जाते हैं। ऋषभ आकाश से कहता है, यार तू तो ज़बरदस्ती का पंगा ले रहा है, कहीं अगर हमारे साथ कुछ ऊंच नीच हो गई या कहीं सच में अगर कुछ भूत चुड़ैल वगैरह अगर हो गई तो क्या करेंगे हम। आकाश ऋषभ से कहता है, यार तू कितना फट्टू है, जब तेरा यार है यहाँ तो फिर तुझे फिक्र किस बात का। चल हम अंदर बैठते हैं और मैं भी देखता हूँ कि यहाँ कौन भूत चुड़ैल पिशाच हैं जो यहाँ पर आती हैं। ये कहकर आकाश और ऋषभ दोनों कमरे में चले जाते हैं और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेते हैं। कमरा बिल्कुल भी सन्नाटा रहता है, बाहर से किसी भी चीज़ की आवाज़ अंदर नहीं आती। काफ़ी देर हो जाने के बाद ऋषभ और आकाश आपस में बात करते रहते हैं। तभी अचानक उन्हें कुछ हरकत सुनाई देती है और ये आवाज़ होती है मटके में से पानी निकालने की। तभी ऋषभ आकाश से कहता है, आकाश तुमने कुछ सुना। हाँ सुना तो है, हाँ जैसे लग रहा है कि मटके से कोई पानी निकाल रहा है। हाँ यार मुझे भी ऐसे ही आवाज़ आई। ऋषभ कहता है, रुको मैं देख कर आता हूँ। जैसे ही ऋषभ मटके का ढक्कन ऊपर से हटाता है तो पानी अंदर में वैसे ही हरकत होती है पानी में, जैसे कि कोई पानी ग्लास डुबो कर निकालता है। ऋषभ आकाश को आवाज़ देते हुए, यार जल्दी आओ इधर, कुछ है यहाँ पे। आकाश उसके पास आता है और पूछता है, क्या हुआ, तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है।
यार पानी भी हिल रहा है और जब मैं मटके के अंदर देखा तो मेरे पीठ पे मुझे किसी और की शक्ल भी नज़र आई। क्या यार तू भी मजाक कर रहा है? तू भी शुरू हो गया इन लोगों के साथ? नहीं नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुम भी देखो मटके के अंदर। आकाश जैसे मटके के अंदर देखता है तो उसे भी दिखाई देता है कि ऋषभ के पीठ पे कोई और भी बैठा हुआ है। वो दोनों काफ़ी घबरा जाते हैं और पीछे हट जाते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद आकाश ऋषभ को कहता है, अरे यार ये ऐसे ही कुछ होगा, छोड़ना, हमें क्या है लेना देना, ये हमारा वहम है। इन लोगों ने इतनी बात हमारे जहन में डाल दी है कि हमें उनका ही उस चीज़ों का ही ख्याल आ रहा है। फिर ऋषभ और आकाश दोनों बात करने में लग जाते हैं। तभी उनके पीछे से फोल्डिंग बेड घसकने की आवाज़ आती है। ऋषभ और आकाश एक दूसरे का चेहरा देखते हैं और ऋषभ बहुत डरते हुए लफ्ज़ों में कहता है, आकाश तुम्हें कुछ सुनाई दिया? आकाश, हाँ यार मुझे भी कुछ सुनाई दिया। हाँ यार, लग रहा है कि किसी ने पीछे वो फोल्डिंग बेड को घसकाया है और वो बेड से उसी तरीके की आवाज़ आ रही थी जैसे कोई भारी लोहे का बेड घसकाता हो। आकाश और ऋषभ काफ़ी डर चुके थे। तभी दोनों आहिस्ते आहिस्ते पीछे मुड़े और उन्होंने जो देखा बस उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जो फोल्डिंग बेड उनके पीछे थी वो फोल्डिंग बेड अब दीवार के पास जाकर खड़ी थी। ये देखकर दोनों का बहुत बुरा हाल हो गया और तभी दौड़कर दरवाजे के पास जाकर चिल्लाने लगे। दरवाजे के सामने पर्दा लगा हुआ था। पर्दा हटाते ही वहाँ दरवाज़ा उन्हें नज़र ही नहीं आ रहा था और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे, अंकल आंटी दरवाज़ा खोलो, अंकल आंटी दरवाज़ा खोलो। उनकी चीख सुनकर अंकल और आंटी ऊपर से नीचे आते हैं और आकाश और ऋषभ से कहते हैं, बेटा दरवाज़ा तो अंदर से बंद है, आप लोग खोलो। नहीं नहीं अंकल, मुझे कोई दरवाज़ा नज़र नहीं आ रहा है, आप दरवाज़ा बाहर से खोलो। अंकल और आंटी को दरवाजे के नीचे से कमरे के अंदर बिल्कुल भी अंधेरा नज़र आ रहा था, जबकि कमरे के अंदर तो काफ़ी रोशनी थी। ऋषभ और आकाश ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे, अंकल हमें कोई दरवाज़ा नहीं दिख रहा है, आप बाहर से दरवाज़ा खोलें। तभी अंकल और आंटी समझ गए थे कि ये दोनों बच्चे शायद किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं और ना चाहते हुए भी वो दूसरा दरवाज़ा खोलने के लिए चले गए। दूसरी तरफ की दरवाज़ा खोलते ही ऋषभ और आकाश कमरे से बाहर आए और उनकी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी, पसीने में तरबतर। तभी अंकल ने आकाश और ऋषभ से पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम इतनी ज़ोर ज़ोर से क्यों चीख रहे थे और दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहे थे? तभी आकाश, अरे वहाँ दरवाज़ा रहेगा तभी तो दरवाज़ा खोलूँगा, पता नहीं वहाँ दरवाज़ा था ही नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? देखो यहाँ तो बाहर से दरवाज़ा है लेकिन हम लोगों को दरवाजे के नीचे की जो छेद है वहाँ से अंधेरा दिख रहा था। नहीं, लेकिन कमरा तो काफ़ी रोशन था। मैंने तो पहले ही कहा था बेटा आपसे कि ये जगह रहने लायक नहीं है और यहाँ कोई भी नहीं रुक सकता। तभी आकाश और ऋषभ एक दूसरे का चेहरा देखते हैं और आकाश फैसला करता है, यार चलो हम अभी निकल चलते हैं सोनू के घर जाने के लिए, अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे। तब उससे ऋषभ कहता है, अभी अभी तो रात के 1 बजे हैं यार, अभी कैसे जाएंगे? चलो यहाँ से चलते हैं, रास्ते में चाय वाय पीते कोई ढाबे में रुक जाएंगे, 1-2 घंटा गपशप लगाएंगे, सुबह हो जाएगी तो उसके घर पहुँच जाएंगे उसे सरप्राइज़ देने के लिए। ऋषभ भी तैयार हो जाता है। अपने घर जाकर अपने छोटे भाई से कहता है कि मम्मी पापा से कह देना कि मैं अपने दोस्त के साथ जा रहा हूँ। ज़माना कुछ ऐसा था कि बच्चे आजकल अपनी माँ बाप की कहाँ सुनते हैं। अगर वो लाख मना करे कि बेटा बाहर मत जाओ, लेकिन फिर भी वो कहाँ कंट्रोल होते हैं। ऋषभ अपना नया बाइक लेकर आकाश के साथ चल देता है। रास्ते में दोनों पीछे की बात को भुलाकर बर्थडे की तैयारी की बात करते हुए और कॉलेज की कुछ गपशप लगाते हुए हंसते हुए बाइक पे सवार एक ढाबा के पास पहुंचते हैं और ढाबा पर चाय पीकर काफ़ी देर के बाद वो कहते हैं, यार अब तो 3:30 बज रहा है, चलना चलते हैं और सोनू के घर पे ही रुक जाएंगे। ऋषभ तैयार हो जाता है और आकाश से कहता है, ठीक है चलो, हम तो सोच रहे थे कि सुबह जाएंगे लेकिन अब सुबह होने में 2-3 ही घंटा बाकी है, तो चलो चलते हैं आहिस्ते आहिस्ते।
आकाश ऋषभ से कहता है, यार मैं बाइक चलाता हूँ, तुम पीछे बैठो। चलो ठीक है। ये दोनों बात करते करते रास्ता तो सही जा रहे थे, लेकिन पता नहीं क्यों ऋषभ को ये लगा कि रास्ता आ ही नहीं रहा है। तभी वो आकाश से कहता है, यार मैं तो इसके पहले भी एक बार सोनू के घर गया हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये तो वो रास्ता नहीं है, लेकिन गया तो मैं यहीं से था। आकाश कहता है, मुझे तो लग रहा है तुझे नींद आ रही है। मैं तो कहता हूँ, दो बाइक मैं चलाता हूँ। नहीं यार, मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था। अगर कोई दिखता है रास्ते में तो रास्ता पूछ लेंगे, भटकने से क्या फ़ायदा। हाँ हाँ चलो ठीक है। थोड़ी दूर जाते ही उन्हें कुछ जंगल ऐसा महसूस होता है। तभी ऋषभ कहता है, यार जब मैं सोनू के घर जा रहा था उस बीच रास्ते में तो जंगल कहीं पर भी नहीं था। ये जंगल में कहाँ से हम जा रहे हैं। थोड़ी दूर आके जाते ही ऋषभ को एक बोर्ड नज़र आती है और उसे ये महसूस होता है कि उस बोर्ड के पास कोई बैठा हुआ है। वो आकाश से कहता है कि यार हम आगे निकल आए हैं, पीछे जो बोर्ड थी वहाँ पे शायद कोई बैठा हुआ था, तो उन्हीं से रास्ता पूछ लेते हैं। आकाश कहता है, मैंने तो नहीं देखा। ठीक है चल बाइक घुमा, पूछते हैं। ऋषभ जैसे बाइक घुमाता है और वहाँ बोर्ड के पास पहुँचता है तो बोर्ड तो रहती है लेकिन वहाँ कोई भी नहीं रहता। तब आकाश ऋषभ से कहता है, यार तेरा भ्रम था, कुछ नहीं है ऐसा, चल बाइक घुमा, आगे चल। थोड़ी दूर जाने के बाद आकाश को भी एक बोर्ड दिखता है और वहाँ पर एक बूढ़ा इंसान उसे बैठा हुआ दिखता है। आकाश कहता है, ऋषभ रोक रोक रोक, वहाँ कोई है, उनसे ही पूछते हैं। अभी बस बाइक रुकी ही थी, वो बूढ़ा इंसान उनके बाइक के सामने आकर खड़ा हो जाता है और वो देखने में बहुत ही भयानक और अजीब सा रहता है, गंदा मैला सा। वो ऋषभ और आकाश से पूछता है, बेटा क्या हुआ, रास्ता भटक गए हो क्या। तब ऋषभ कहता है, हाँ अंकल, रास्ता तो भटक गया हूँ, लग तो रहा है वैसा, लेकिन आप मुझे बता सकते हैं क्या कि आजमगढ़ जाने का रास्ता किधर पड़ेगा। वो बूढ़ा आदमी अजीब सा मुस्कुराहट लेके कहता है, हाँ बेटा इधर ही पड़ेगा, तुम जा तो रहे हो सही, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि ये रास्ता श्रापित है और इतनी रात को यहाँ से गुज़रना सही नहीं है। मेरा मानो तो तुम आज रात मेरे घर पे रुक जाओ। नहीं अंकल, हम निकल जाएंगे। तभी अचानक से बारिश होने लगती है और वो आदमी उन्हें ज़बरदस्ती अपने घर के तरफ कहता है कि मेरा बस घर यहाँ से थोड़ी ही दूर में है, चलो मेरे साथ, सुबह तुम वहाँ से निकल जाना। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं कि चलो ठीक है, थोड़ी घंटों की बात है, रुक जाते हैं। ऋषभ आकाश उस आदमी के पीछे पीछे अपने बाइक लेकर के पहुँच जाते हैं। ऋषभ और आकाश जब उसके घर के अंदर जाते हैं, वो एक छोटा सा झोपड़ी रहता है जो कि नहायत ही गंदा रहता है। ऋषभ और आकाश उस झोपड़ी के पास अभी खड़े ही होते हैं, तभी आकाश कहता है, यार मुझे बहुत ज़ोर से टॉयलेट आई है, मुझे जाना है। तभी वो आदमी कहता है, भाई हमारे घर में तो बाथरूम नहीं है, आपको पीछे झाड़ियों में जाना पड़ेगा। आकाश, ठीक है कोई बात नहीं, मैं वहाँ से होकर के आता हूँ। जब आकाश झाड़ियों में अपना टॉयलेट करके लौट रहा था तब उसकी नज़र अचानक पड़ी और उसने देखा कि वहाँ जंगल नहीं, कब्रिस्तान था। ये देखकर वो काफ़ी डर जाता है और भाग कर आता है और ऋषभ से कहता है, यार चल, हमें यहाँ नहीं रुकना है। ऋषभ कहता है, क्या हुआ यार। अरे कुछ नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, चल यहाँ से, हम यहाँ नहीं रुक सकते। अरे लेकिन वो अंकल तो हमारे लिए चाय बना रहे हैं। चाय बना रहे हैं, कहाँ है अंकल, यहाँ मुझे तो कोई नहीं दिख रहा। अरे तुझे दिख क्या नहीं रहा है, वो देख सामने खड़ा चाय बना रहे हैं। बस आकाश ऋषभ का हाथ पकड़कर और घर से बाहर निकल जाता है और अपना बाइक लेकर दोनों आगे पहुंच जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद अचानक से आकाश की और ऋषभ की बाइक ख़राब हो जाती है। वो आधे रास्ते में ही बैठे रहते हैं और डर के मारे उनका बहुत बुरा हाल होता है। ऋषभ और आकाश यही सोचते हैं कि कब सुबह हो और हम कब यहाँ से निकलें, कहीं ये हमारी ज़िंदगी की आखिरी रात ना हो। लेकिन देखते ही देखते सुबह हो जाता है, सुबह के 5 बज जाते हैं। तब उन्हें थोड़े आगे एक छोटा सा गांव दिखता है। वो अपना बाइक लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं।
गांव के लोग जैसे कि सुबह उठ जाते हैं जल्दी, तो वो इन दोनों को देखकर पूछते हैं, भाई क्या बात है, तुम लोग बहुत घबराए हुए लग रहे हो। जी हाँ अंकल, वहाँ पे कुछ लोग और जमा हो जाते हैं। सारे गांव वाले आकाश और ऋषभ से पूछते हैं, क्या बात है भैया, आप लोग के साथ कोई हादसा हुआ है क्या? हाँ अंकल, हमारे साथ कुछ हुआ तो नहीं है, लेकिन कल रात हम यहाँ से गुज़र रहे थे, लेकिन यहाँ पर एक बूढ़े अंकल हम लोगों को मिले और वो अपने झोपड़ी में हम लोग को लेकर के गए। लेकिन मेरे दोस्त का कहना है कि वो वहाँ पर उनको दिखाई नहीं दे रहा था। ये तो मुझे नहीं पता बेटा, लेकिन हाँ, ये रास्ता श्रापित बताया जाता है और यहाँ अक्सर गुज़रने वाले को कुछ न कुछ दिखाई देती है और यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो किसी न किसी शक्ल में आ जाती हैं। और अंकल, ये जो पीछे झाड़ी के पीछे कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान वो तो बहुत पहले हुआ करता था, अब तो सिर्फ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं। आकाश और ऋषभ एक दूसरे का चेहरा देखते हैं और कहते हैं, ठीक है, अब हम यहाँ से चलते हैं, हमें यहाँ से चलना चाहिए। सुबह के 6 बज जाते हैं और वो दोनों सोनू के घर पहुँचते हैं। सोनू के घर पहुँचते ही वो दरवाज़ा नॉक करते हैं। थोड़ी देर के बाद सोनू दरवाज़ा खोलता है और उन दोनों से पूछता है, क्या हुआ यार, तुम लोग का चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? आकाश और ऋषभ कहते हैं, अरे यार अभी कुछ मत पूछ, बहुत थक गया है, अंदर जाने दे मुझे, थोड़ा आराम कर लेता हूँ, उसके बाद सारी बात बताऊँगा। बर्थडे की तैयारियों में आकाश और ऋषभ सोनू से कुछ नहीं बताते। सोनू का सेलिब्रेशन बर्थडे का बहुत अच्छा होता है और छोटी जो पार्टी रहती है ख़त्म होने के बाद सोनू ऋषभ के कानों में कुछ ऐसी बातें कह देता है जिसके बाद ऋषभ आकाश सोनू से फिर कभी भी नहीं मिले। पार्टी से लौटते वक्त सोनू आकाश और ऋषभ से कहता है, उस झोपड़ी में तो कोई भी नहीं था, तुम्हारी बात बिल्कुल सच थी। आकाश उसके बाद इन सब चीज़ों पर विश्वास करने लगता है। दोनों अपने अपने घर पहुंच जाते हैं और कुछ दिन तक आकाश की तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब रहने लगती है। तभी आकाश के मम्मी पापा डॉक्टर को दिखाते हैं, लेकिन डॉक्टर से कोई फ़ायदा नहीं होता है। आकाश की आंटी आकाश की मम्मी से कहती हैं कि भाभी, मुझे तो लगता है कि आकाश पे कोई काला जादू कर रहा है या फिर किसी का साया है। ये क्या कह रही हैं आप? मेरी मानो तो आप किसी बाबा को दिखा लो। अपनी आंटी की बात मानकर आकाश अपनी मम्मी से कहता है कि हाँ माँ, मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है, आप मुझे किसी बाबा को ही दिखा दो। उसकी माँ आकाश को एक बाबा के पास लेकर के जाती है। आकाश बाबा को अपना सारा हाल बताता है कि वो कैसे ऋषभ के घर पहुंचा, वो कैसे सोनू के घर पहुंचा, रास्ते में उसके साथ क्या क्या हुआ। और फिर बाबा ने जो बताया, ये सुनकर सबका चेहरा फटा का फटा ही रह गया। बाबा ने बताया कि सोनू एक छलावा था। इसीलिए कहा जाता है कि आप किसी भी चीज़ की जिसको अगर आपने देखा है या नहीं भी देखा, उनकी मजाक नहीं बनानी चाहिए।